अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, उसका नाम है मौत स्मोक, जिसको लिखने वाला है मोहसिन हामिद। मोहसिन हामिद एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश पाकिस्तानी नॉवलिस्ट हैं। ये राइटर भी हैं, ब्रांड कंसल्टेंट भी हैं, और इनके जो मेजर वर्क्स हैं, वैसे तो इन्होंने टोटल 29 वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं अब तक 2022 तक, लेकिन जो उनमें से इनके मेजर वर्क्स हैं वो है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, जो कि 2007 में पब्लिश हुआ, और उस वर्क की बेस पे हमारे जो रिस्पेक्टिव राइटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। एनी हाउ, रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के बाद इनका जो दूसरा वर्क है वो है एग्जिट वेस्ट, एंड थर्ड वन इज मौत स्मोक, जिसको हमने डिस्कस करना है। मौत स्मोक 2000 में पब्लिश हुआ था, और एग्जिट वेस्ट जो है वो 2017 में पब्लिश हुआ था। रिसेंटली राइटर का जो वर्क हम लोगों को भी पढ़ने को मिलेगा, जो कि अगेन एन इंटरेस्टिंग वर्क है, वो है द लास्ट वाइट मैन। और इनका अनदर इम्पोर्टेंट वर्क जो है, जिसको सेल्फ हेल्प बुक भी कहा जाता है, वो है हाउ टू गेट फिल्थी रिच इन राइजिंग एशिया। 2013 में इन्होंने वर्क्स प्रोड्यूस किया था। मोहसिन हामिद को बहुत दफ़ा मैं इन डिटेल डिस्कस कर चुकी हूँ। जब हम लोगों ने हाउ टू गेट फिल्थी रिच इन राइजिंग एशिया पढ़ा, उसके इंट्रोडक्शन भी मैंने राइटर को अच्छे से कवर कर दिया। एंड देन जब हम लोगों ने मोहसिन हामिद का द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट पढ़ा, तब भी मैंने राइटर को आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो इसलिए मैं इस नॉवल के अंदर, मतलब इस लेक्चर के अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी राइटर का। अगर आप डिटेल में राइटर को सुनना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया, जैसे कि दो नॉवेल्स, हाउ टू गेट फिल्थी रिच इन राइजिंग एशिया, इसका इंट्रोडक्शन, और मोहसिन हामिद का द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, ये दो मेरे लेक्चर सुन लीजिए। इन दोनों लेक्चर्स को सुन के आपको राइटर के ऊपर, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एस्पेक्ट्स हैं, उनके ऊपर अच्छे से ग्रिप हो जाएगी। एनी हाउ, अगर राइटर के अवार्ड्स की बात की जाए तो इनको सितारा इम्तियाज़ भी मिला हुआ है, इनको एम्बेसडर बुक अवार्ड फॉर फिक्शन भी मिला हुआ है। इसके अलावा इनको इनिसफील्ड वुल्फ बुक अवार्ड फॉर फिक्शन भी मिला हुआ है। तो ये कुछ इनकी मेजर अचीवमेंट थी। अब आते हैं हम हमारे जो मौत स्मोक है उसकी तरफ। मौत स्मोक टाइटल क्या सिंबलाइज कर रहा है? आपने कभी मौत देखा है? मौत, परवाना क्या करता है? जब भी आग जलती है, एक फ्लेम जलती है, तो परवाने को पता है ये फ्लेम है, ये आग है, ये उसको जला देगी, लेकिन फिर भी वो परवाना उस आग के इर्द गिर्द घूमता रहता है, घूमता रहता है, और वो आग पे जा लगता है और जल के मर जाता है ना। ये बिल्कुल टाइटल उसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि मौत जो है उसको क्या है, उसको मोहब्बत हो जाती है आग से, और वो अनइंटेंशनली उस आग के करीब जाता है। किस लिए जाता है? ताकि वो उस आग की कुर्बत, क्लोजनेस हासिल कर सके। लेकिन जब वो उस आग के करीब जाता है क्लोजनेस के लिए, एज ए रिजल्ट वो मर जाता है, जल जाता है। और हम देखते हैं नॉवल के अंदर कि दारू एक करेक्टर है और उसका सर्वेंट मनुसी, ठीक है, ये करेक्टर है, ये दो करेक्टर हैं। और क्या होता है, ये दोनों करेक्टर देखते हैं कि एक फ्लेम है, आग जल रही है, उस आग के इर्द गिर्द मौत घूम रहा है, और मौत जो है वो उस आग से जल के मर जाता है, और हर जगह स्मोक होना शुरू हो जाती है, धुआं होना शुरू हो जाता है। और वो जो मौत स्मोक है ना, वो जो मौत के जलने से धुआं निकला है, वो बेसिकली सिंबलाइज कर रहा है दारू को, दारू की लाइफ को। क्यों? ये एक बैंकर होता है, एक बैंक के अंदर जॉब करता है, लेकिन क्या इसने क्या क्या किया? इसने अपने आप को तबाह कर दिया। किस तरह से? इसको मोहब्बत हो जाती है एक लड़की से, और वो लड़की होती भी इसकी दोस्त की वाइफ है, और वो दोस्त इसका बेस्ट फ्रेंड होता है। और इसके अलावा इसकी जॉब भी चले जाती है, ये ड्रग्स के अंदर इंडल्ज हो जाता है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइम करने लग पड़ता है, और एट द एंड क्या, एक अपर क्लास का बंदा, एक बैंकर क्या हो जाता है? जॉबलेस, हेल्पलेस, सब कुछ ख़त्म उसकी लाइफ के अंदर। कि वो चीज़ जो उसको अच्छी लगी, उनकी तरफ ये अट्रैक्ट हो गया और उनको हासिल करने में लग गया, और जब ये उनको हासिल करने में लग गया, उन्हीं ने इसको जला के फेंक दिया। जैसे कि इसका लव, ठीक है, लव बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसको अपनी दोस्त की वाइफ पसंद आई, वाइफ ने भी इसको लिफ्ट करवाई, लेकिन जब वाइफ को फील हुआ कि ये जो दारू है वो उसको पसंद करने लग पड़ा है, तो वो कहती मैं अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, तो वो दारू को छोड़ के चले जाती है। और उसके बाद दारू जो है वो और ज़्यादा वीक फील करने लग पड़ता है, और एट द एंड
सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर बैठता है, अपने आप को खुद ही अपने हाथों से दबा कर लेता है, जैसा कि मौत खुद को दबा करता है स्मोक बनाकर अपनी। और स्मोक कब बनती है उसकी? जब वो आग में जल जाता है। तो मौत स्मोक जो टाइटल है बेसिकली हाईली सिंबॉलिक टाइटल है, सिंबलाइज कर डिस्ट्रक्शन को, डेंजर को, फैटल अट्रैक्शन को। इसके अलावा जो मौत है वो सिंबलाइज कर रहा है फैसिनेशन को, पैशन ऑफ लव फॉर अनअटेनेबल थिंग्स, ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग हासिल नहीं कर सकते, उन चीज़ के पैशन को सिंबलाइज कर रहा है और बता रहा है कि वो चीज़ जिनको हम लोग हासिल नहीं कर सकते उनके लिए फीलिंग्स रखना, पैशन ऑफ लव रखना इज अ डेंजरस काइंड ऑफ थिंग एंड इट शुड बी फॉरबिडन। और मौत चाहता तो वो फ्लेम के पास ना जाता, अपने आप को बचा लेता, लेकिन मौत जो है वो ऐसा नहीं कर पाता। ही इज हेल्पलेस, हेल्पलेस के साथ साथ पावरलेसनेस है उसके अंदर। तो बेसिकली ये जो मौत है, मौत की मोहब्बत है फ्लेम के साथ, वो सिंबलाइज कर रही है डिफेंसलेस को, हेल्पलेस को। और यही डिफेंसलेस, यही हेल्पलेस हम लोग दारू के अंदर देखने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो मौत है ना, वो इस नॉवल के प्रोटैगोनिस्ट के साथ को भी सिंबलाइज कर रही है। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे जो मौत स्मोक है, ये सिंबलाइज कर रहा है एक पर्सन का पैशन, एक पर्सन का लव, कि इंसान जो है उन चीज़ों से मोहब्बत करता है जिनको वो पा नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो उनके इर्द गिर्द घूमता रहता है और एट द एंड क्या होता है, वो अपने आप को जला बैठता है, अपने को तबाह कर बैठता है। लेकिन उसकी तबाही से क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ज़रा सा स्मोक निकलता है और उस स्मोक से फ्लेम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, या फिर कहा जा सकता है कि उस स्मोक से सोसाइटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। नुकसान पहुंचता तो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी सेल्फ को। तो आपको टाइटल सिग्निफिकेंस क्लियर हो चुका होगा इस नॉवल के बारे में। इस नॉवल में जो हम थीम देखने वाले वो होगा डिज़ायर का, क्लास डिवीजन इन सोसाइटी का, जेलेसी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, ग्रीड एंड लस्ट, डेथ, डिके, डिस्ट्रक्शन, करप्शन। ये सब जो है इस नॉवल के इम्पॉर्टेंट थीम होने वाले हैं थ्रू आउट इसकी स्टोरी के अंदर। और जैसे एक मौत फ्लेम के करीब जाता है और खुद को जला के खुद की ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है, हम देखने वाले हैं वैसे ही इसके अंदर दारू जो फ्लेम के करीब गया। फ्लेम क्या है? हर वो चीज़ जिसको वो हासिल करना चाहता था लेकिन वो उसके लिए नुकसानदेह थी, वो उसको नहीं मिल सकी, उसने उसको तबाह कर दिया। ठीक है, तो उसके पास जब वो गया तो क्या हुआ? एज अ रिजल्ट हम देखेंगे इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और ये एक प्रिजन सेल में होगा। ठीक है, एक जेल के अंदर बंद होगा। वो बंदा जो कि अपर क्लास से बिलोंग करता था, एक बैंकर था, लाहौर के अंदर था, एक अच्छी जॉब थी उसकी, एक अच्छी पोस्ट पे था। और ये स्टोरी है उसी बंदे की सफरिंग के बारे में कि कैसे वो बंदा अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खो बैठा। अब होती है बुक की ओपनिंग। जब बुक की ओपनिंग होती है तो हम देखते हैं बुक में प्रिजन सेल दिखाया गया है, एक जेल के अंदर दिखाया गया हुआ है जहाँ पे एक गार्ड है और वो गार्ड उस प्रिजनर के अंदर मौजूद उस प्रिजन के अंदर मौजूद प्रिजनर को एक लेटर ला के देता है। फिर हम देखते हैं उस प्रिजनर को कोर्ट रूम में लाया गया है और वो कोर्ट रूम है, उस कोर्ट रूम में जिस प्रिजनर को लाया गया उसका नाम है दराशिकोह शेजाद, जिसका शॉर्ट फॉर्म है दारू। उस पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसने एक लड़के को मारा है। अब ये इल्ज़ाम सच है कि नहीं है हम देखेंगे आगे, लेकिन स्टोरी की ओपनिंग कहाँ से हो रही है? जहाँ पे स्टोरी एंड होने वाली है। ठीक है, ओपनिंग पे दिखाया गया है एक जेल के अंदर है। कौन जेल के अंदर है? दारू। और दारू पे क्या इल्ज़ाम है जी? उसने एक लड़के को मारा है। एनी हाउ ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसके बाद जो है नरेशन आगे चलती इसमें बताया जाता है कि स्टोरी में हुआ क्या था और बताने वाला कौन है? दराशिकोह शेजाद। ठीक है, जिसको दारू भी कहा गया है। ये है दारू। बताता है कि दारू इज गोइंग टू विजिट हिज ओल्ड स्कूल फ्रेंड। कहता अपने ओल्ड स्कूल फ्रेंड जिसका नाम औरंगजेब है उसको मिलने जा रहा था। इसको निक नेम ओजी दिया गया, जैसे कि दराशिकोह को दारू का नाम दिया गया वैसे ही इसको ओजी का नाम दिया गया है। कहता है ओजी काफ़ी टाइम यूनाइटेड स्टेट गुजारने के बाद आया था। कहाँ आया है? पाकिस्तान में। अब वो जब काफ़ी टाइम बाद आया तो कहता है मैं अपने दोस्त से बड़ा एक्साइटेडली मिलने जा रहा था। दारू कहते जब मैं ओजी के घर गया मैंने उसका घर देखा कि इतना बड़ा घर, इतना प्यारा घर। कहता उस टाइम में मुझे सेंस ऑफ जेलसी हुई। ठीक है, थीम ऑफ जेलसी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कहते सेंस ऑफ जेलसी मैं अच्छा नहीं फील करा था वहाँ पे कि हाईली सिक्योर्ड हाउस मिला हुआ है इसको और वो भी इतना बड़ा घर। कहता एनी हाउ
जो दारू की मुलाकात वहाँ पे होती है ओजी की वाइफ मुमताज़ से और उनके बच्चे से। दारू फर्दर बताता है कि ये ना वो इवनिंग इकट्ठे स्पेंड करते हैं, एक एक्सपेंसिव विस्की पीते हैं, यानी कि आगे यहाँ पे क्लास डिफरेंस दिखाया गया है कि दारू जो है वो इतना रिच नहीं है। ओजी एक रिच मैन है जो कि यूएस से वापस आया पाकिस्तान में। एनी हाउ दारू कहता है कि हम काफ़ी एक्सपेंसिव विस्की पीते हैं उस टाइम पे। फिर दारू जो है वो ड्राइविंग करके घर की तरफ जा रहा होता है, तो उस दौरान पुलिस उसको रोक लेती है। क्यों? क्योंकि उसने शराब पी होती है और वो शराब पी के गाड़ी चला रहा होता है, इसीलिए। लेकिन यहाँ पे दिखाया गया अगेन करप्ट सिस्टम। दारू के करता है, दारू पुलिस को ब्राइब रिश्वत देता है और रिश्वत देके वहां से निकल के चला जाता है। फिर उसके बाद उससे बिल्कुल अगले दिन क्या हुआ है जी, एक और मिसहैप, एक और मिसफॉर्चून जी, दारू को उसकी जॉब से निकाल दिया गया। दारू लाहौर में एक बैंक के अंदर काम कर रहा होता है, एक बैंकर होता है, लेकिन वो एक कस्टमर के साथ रूड बिहेवियर करता है और उसके रूड बिहेवियर के बेस पे उसको बैंक से निकाल दिया गया। इसके बाद नैरेटिव जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है, जिस नैरेटिव के अंदर एक इंटरव्यू किया जा रहा होता है जिसमें जर्नलिस्ट जुल्फकार मंटो मौजूद होते हैं और प्रोफेसर जूलियस सुपर्ब मौजूद होते हैं। और जो इसमें सुपर्ब होता है ना, जूलियस सुपर्ब, ये बेसिकली ये दारू के प्रोफेसर होते हैं। ये दारू के एक टीचर होते हैं जो कि दारू एक एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ है, वहाँ पे ये दारू को पढ़ाया करते थे, जहाँ पे ओजी भी पढ़ता था। और ओजी और दारू में से ओजी बहुत टैलेंटेड था, लेकिन इनकी जो स्कूल की फीस थी वो ओजी के फादर, जिनका नाम खुर्रम शाह है, वो पे किया करते थे। अब एनी हाउ यहाँ पे पैसे का रोल दिखा दिया गया कि ओजी से ज़्यादा ज़हीन कौन था? दारू। लेकिन पैसा ओजी के पास था, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ओजी जो था वो अमेरिका गया फॉर फर्दर स्टडी और दारू यहाँ पे लाहौर में ही रहा। एनी हाउ इसके बाद देखते हैं हम स्टोरी में कि जो दारू है वो मैरिजुआना यानी कि ड्रग्स खरीद रहा होता है एक रिक्शा ड्राइवर से, और रिक्शा ड्राइवर का नाम है मुराद बादशाह। एनी हाउ यहाँ पे पता लगा कि हमारा जो अभी करेक्टर है दारू, वो ड्रग्स भी लेता है, जैसे कि मैरिजुआना का मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, तो ये ड्रग डीलिंग भी करता है। जैसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, मुराद बादशाह खुद नरेट करेगा कि दारू और ये किस तरह से मिले थे और किस तरह से ये दोनों क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर भी इंगेज हुए और किस तरह से ये इसने दारू का साथ दिया था डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। और फर्दर हम स्टोरी में ये भी देखते हैं कि मुमताज़ जब वो एक जर्नलिस्ट होती है और वो ब्रोथल जाना चाहती है, यानी कि वो जगह जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, वहाँ जाके वो इंटरव्यू करना चाहती है लोगों का, और वो अपने साथ इस इंटरव्यू पे दारू को भी लेके जाना चाहती है। और जब ये ब्रोथल में जाता है दारू, उसके नेक्स्ट डे बाद जब ये घर में आता है और जब ये उठता है तो देखता है इसके फ्लैट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है और एयर कंडीशनिंग एलिमेंट्स जो इतने भी होते हैं वो भी नहीं है, सब कुछ गोन आउट, जा चुका है। क्यों? क्योंकि ही हैज़ नॉट पेड हिज बिल। ठीक है, इसने अपना बिल नहीं पे किया होता। एंड देन खुर्रम शाह नेम का एक कैरेक्टर होता है जो कि दारू को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें मैं जॉब भी दूंगा, एक न्यू जॉब फाइंड आउट करने में तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। और ये दारू को अपने घर इवनिंग में इनवाइट करता है। जब दारू वहाँ पे जाता है तो देखता है कि उधर एक पार्टी हो रही होती है और वो पार्टी देने वाला ओजी होता है, और ओजी ने वहाँ पे अपने वेल्दी फ्रेंड्स को बुलाया होता है, अमीर आदमियों को बुलाया होता है, जबकि अपने इस बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम दारू है वो उसने इसको पार्टी पे इनवाइट नहीं किया होता। अच्छा, यहाँ से स्टोरी फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वो है जुल्फकार मंटू। बेसिकली जुल्फकार मंटू कौन है? ये जो हमारे पास करेक्टर है मुमताज़, उसी का ही हिडन नेम है, जो कि हम लोगों को पता लगता है कब? जब मुमताज़ की मुलाकात होती है दारू से, तो वो तब दारू को बताती है कि वो एज अ जर्नलिस्ट काम करती है और उसका जो सूडोनेम है वो बेसिकली जुल्फकार मंटू है। इतना क्लियर हो गया आपको? तो एनी हाउ मैं आपको बता रही थी कि जब ये गया था खुर्रम शाह से मिलने के लिए, तो उसने वहाँ से बाद में वापस देखा कि अपस्टेयर्स पे औरंगज़ेब ने यानी कि ओजी ने एक पार्टी की हुई जिसके अंदर ये इनवाइटेड नहीं था। अब उस पार्टी पे डिस्कशन क्या हो रही है? औरंगज़ेब दारू को बताता है न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में। कहता है बॉर्डर के करीब जो है ना वो न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं, और ये भी बताता है कि यहाँ पे कुछ मैरिटल प्रॉब्लम्स भी हैं। एनी हाउ दारू उस टाइम पे फील करता है कि इनकी जो फ्रेंडशिप है ना वो डिटोरिएटिंग हो रही है, मतलब ख़त्म हो रही है, फ्रेंडशिप पहले जैसी नहीं रह रही है। अब एक और दिन क्या होता है, दारू जो है ड्राइविंग करके अपने घर की तरफ जा रहा था, उसमें वो देखता है कि जो ओजी है वो भी ड्राइविंग कर रहा है। दारू ओजी को देख रहा होता है
कि ओजी किस तरह से कार चला रहा है। ओजी बड़ी रफली कार चला रहा होता है और वो जो है रेड लाइट को भी ओबे नहीं करता, और वहाँ पे एक लड़के की मतलब लड़का चल रहा होता है रोड पे, तो उस रोड के ऊपर जो ओजी है उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है। मतलब अपनी कार की जो टक्कर है ना उसकी कार की टक्कर उस लड़के की बॉडी के साथ हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स कि ओजी कार चला रहा था, कार चलाते उसने एक लड़के के ऊपर अटैक कर दिया। जानबूझ के अटैक नहीं किया, इट वॉज एन एक्सीडेंट, ठीक है, इट वॉज एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट था। लेकिन इस एक्सीडेंट को करने के बाद औरंगजेब वहां पे रुका नहीं, उसने अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू रखी और जगह से भाग गया। अब दारू निकलता है अपनी गाड़ी से, वो जाके उस इंजर्ड बॉय को उठाता है और लेके उसको हॉस्पिटल लेके चला जाता है। और जिस टाइम ये उसको हॉस्पिटल लेके जाता है उससे नेक्स्ट डे और ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे होते हैं। अब जब ये नरेशन चल रही होती है इसके बाद अगेन क्या होता है, नैरेटिव ब्रेक होता है और जो स्टोरी है दोबारा से कोर्ट रूम की तरफ आ जाती है जहाँ पे दारू का ट्रायल चल रहा होता है। और उस ट्रायल में बात की जा रही होती है एयर कंडीशनिंग की, ठीक है, कि ये जो है दारू ये एक पुअर मैन है और ये अफोर्ड नहीं कर सका, और ये उस एयर कंडीशनिंग के फंड्स को जब अफोर्ड नहीं कर सका तो उस टाइम पे क्या हुआ, ही सफर्ड मेंटली, ठीक है, उसको मेंटली तौर पे सफर करना पड़ा। यहाँ पे बेसिकली एयर कंडीशनिंग और क्लास स्टेटस की बात की जा रही है, मतलब सोसाइटी के अंदर जो क्लास स्टेटस है उसकी बात की जा रही है कि एयर कंडीशनिंग जो है वो कौन अफोर्ड कर रहा है, अपर क्लास। और केस क्या है, केस बेसिकली कि वो जो एयर कंडीशनिंग के बिल्स थे, जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स थे वो नहीं पे कर सका था, ठीक है, इसी बेस पे क्या हुआ, इसको मेंटली तौर पे लॉस फेस करना पड़ा, मेंटली तौर पे सफरिंग फेस करना पड़ी। इसके बाद क्या होता है, स्टोरी अगेन शिफ्ट होती है मुमताज एंड दारू की तरफ। मुमताज और दारू जो है वो काफी ज्यादा करीब आने लग पड़ते हैं। इवन के जो मुमताज होती है वो दारू को एक पाम रीडर के पास लेके जाती है, वो जो हाथ पढ़ के आपका फ्यूचर बताते हैं लोग, एंड यहाँ उसके पास लेके जाती है। जो पाम रीडर होती है वो जब उसका हाथ पढ़ते हैं तो उसके बाद इसको इसका फ्यूचर बताने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि इसके लिए एक बैड न्यूज़ है। ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा होता है, जो न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा होता है और जो न्यूक्लियर टेस्ट होता है वो बड़ा सक्सेसफुल जाता है। जो दारू है वो अपने घर के अंदर बेसिकली सेलिब्रेटरी काइंड ऑफ नॉइजेस सुनता है जो कि बाहर से आ रही होती हैं, एंड लाहौर हैज सक्सेसफुली टेस्टेड देयर बॉम्ब, कि लाहौर ने अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट था काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर लिया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो दारू है थ्रू एंड थ्रू उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जाती है कि अब ये बिल्कुल पेनीलेस हो चुका हुआ है। इवन के ये जो इसकी सर्वेंट, इसके सर्वेंट का नाम है मनुसी, ठीक है, इसका सर्वेंट है मनुसी, उसको ये पे करना बंद कर देता है। अब इसके बाद हम लोग स्टोरी में देखते जो दारू है वो एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ हैश यानी कि ड्रग खरीदता है मुराद से और जाके एक दोस्त को देता है, वो उससे हेरोइन भी लेता है, और जो दोस्त होता है जिस पर्सन को वो दे रहा होता है, जो बायर होता है, वो कहता है कि हाँ वो इसे दोबारा से ड्रग के बारे में एक्सचेंज करेगा, ठीक है, और ड्रग लेगा इससे। और इसके बाद दारू वापस घर में आता है तो घर में देखता है जो उसका सर्वेंट है मनुसी वो एक मौत को देख रहा होता है। वो जो मौत होती है वो बेसिकली क्या होता है, कैंडल की जो फ्लेम होती है, आग होती है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है, यानी कि जो परवाना होता है वो उस आग के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। और ये दोनों कौन, एक दारू और दूसरा मनुसी, ये दोनों आदमी जो है उस मौत को देखना शुरू कर देते हैं। मौत बड़े आराम से फ्लेम के पास जाती है और जिंदा जल जाता है और वहाँ पे मौत की डेथ हो जाती है, ठीक है, उस परवाने की डेथ हो जाती है, यानी कि वो जब मरता है फिर धुआं निकलने लग पड़ता है, जो कि सिंबॉलिक है, किस तरह से सारी की सारी सिंबॉलिक है दारू की अपनी लाइफ के साथ। और ये सिंबॉलिक कैसे है, जब हम लोग लेक्चर शुरू किया था तभी हम लोगों ने इसके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन कर ली थी। अब क्या है, अब दारू जो है वो मज़ीद ड्रग्स खरीद के उस मुराद से लेकर उसको मज़ीद ज़्यादा हाई प्राइस पे सेल करना शुरू कर दिया उसने। और इसके अलावा जो दारू है उसको अपना टाइम मुमताज़ के साथ स्पेंड करने के बाद सच्चा प्यार हो जाता है, वो उसको और ज़्यादा हासिल करने की ख्वाहिश करने लग पड़ता है। और देन मुमताज़ जो है वो फिर अपनी स्टोरी सुनाती है, वो बताती है कैसे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इसकी और औरंगज़ेब की मुलाकात हुई थी, किस तरह से इनकी शादी हुई, फिर किस तरह से इनका बच्चा हुआ। और कहती कि जब ये वापस लाहौर में आए और जब ये लाहौर में आके से देखा कि इसका हस्बैंड कितना करप्ट है, तो इस बेस पे कहती ग्रेजुअली अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट जो थी खो बैठी थी, ये अपने हस्बैंड की फर्दर रिस्पेक्ट नहीं करती थी। और फर्दर जो मुमताज़ है वो अपना सीक्रेट करियर एज अ जर्नलिस्ट वो भी एडमिट करती है और इसका जो अफेयर चल रहा था दारू के साथ उसके बारे में भी एडमिट करती है। एनी हाउ जो दारू होता है
वो अपना ये ड्रग डीलिंग कंटिन्यू रखता है। वो एक टीन एज बॉय जिसका नाम शुजा होता है उसको भी ड्रग सेल करता है, और अपने घर पे ये जो मुराद ने इसको हीरोइन दी होती है उस ड्रग को भी लेने की कोशिश करता है। तो जब मुमताज़ को सब कुछ पता लगता है, मुमताज़ इसको ड्रग लेने से रोकती है, लेकिन दारू अपनी ये ड्रग डीलिंग कंटिन्यू रखता है। अब एक दिन जो है दारू वो अपने एक फॉर्मर क्लासमेट्स की पार्टी अटेंड करता है, और वहाँ पे इसकी एक आदमी से लड़ाई हो जाती है जो कि दारू को ह्यूमिलेट करता है ड्रग सेलिंग की बेस पे। दो लड़ पड़ते हैं। उसके बाद जो मनुष्य होता है वो विटनेस बनता है, गवाही देता है कि हाँ दारू ने इस टीन एज बॉय शुजा को ड्रग्स दिए हैं, ठीक है। और वो जो आदमी जिसने ह्यूमिलेट किया था इसको किस बेस पे किया था, इसी बेस पे कि ड्रग डीलिंग कर रहा है। तो एनी हाउ मनुष्य कहता है कि हाँ इसे शुजा को ड्रग्स दिए हैं, जिस बेस पे मनुष्य की और दारू की लड़ाई भी हो जाती है। दारू मनुष्य के मुंह पे थप्पड़ मारता है, और इसके बाद मनुष्य जो है वो दारू की एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के चला जाता है। शुजा इसके बाद दोबारा से दारू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और दारू शुजा के घर में ड्रग्स डिलीवर करने के लिए जाता है। जब वहाँ पे वो ड्रग्स डिलीवर करने के लिए जाता है तो शुजा के जो फादर होते हैं वो दारू को पकड़ लेते हैं और उसको अपने पर्सनल गार्ड्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मरवाते हैं, और जिस पर दारू काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। जब वो जख्मी होता है तो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारी इंजर्ड क्यों हुई, तो वो हर से झूठ बोलता है। एनी हाउ जब ये काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है तो मुमताज़ जो है वो इसके ज़ख्मों का इलाज करती है, इसका ख्याल रखती है। और जब मुमताज़ को रियलाइज़ होता है कि जो दारू है उसको मोहब्बत होने लग पड़ी मुमताज़ से, तो वो कहती है शी हैज़ नो इंटेंशन ऑफ लिविंग हर हस्बैंड एंड चाइल्ड, और इसलिए वो अपना जो अफेयर है यहाँ पे ही ख़त्म कर देती है। अब जो इसके बाद वाला चैप्टर है, उसके बाद वाले चैप्टर में ओजी एक्सप्लेन करता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। कहता है कि हाँ मैं करप्ट हुआ हूँ, लेकिन मैंने करप्ट क्यों की, ड्यू टू करप्ट सिस्टम। कहता है ड्यू टू करप्ट सिस्टम जो है मैं करप्ट हुआ हूँ। और इवन कि हम प्रीवियस स्टोरी में ये पॉइंट भी देखेंगे कि दारू के पास आया था और इसने पूछा कि दारू से कि तुमने कभी किसी को बताया तो नहीं कि मैंने वो बॉय को मारा था, मेरी कार से वो मरा था। तो दारू ने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं वो तुम्हारा राज राज ही रखूंगा। लेकिन इस चैप्टर में जब हम देखेंगे ना क्या करता है, ये कहता है दारू जो है ना वो मुझसे जलता है, ठीक है। दारू मेरी अर्निंग से जलता है, क्योंकि उसका जो मॉनेटरी स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, वो इतना लो है। मैं बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए वो कहता था कि दारू ने लड़के को मारा था। वो कहता है ही इज नॉट सरप्राइज एट दारू हैविंग किल्ड द बॉय। तो यहाँ पे एक अपर क्लास के बंदे ने एक लोअर क्लास के ऊपर जी इल्ज़ाम लगा दी कि मारा उसने है। इसके अलावा जी जो लोअर क्लास का बंदा है वो तो ड्रग डीलिंग के अंदर पड़ा हुआ है, यानी कि अपने आप को पूरा का पूरा तबाह किया हुआ है। जैसे कि एक मौत फ्लेम की तरफ जाता है, अपने आप को मार देता है, बिल्कुल वैसे ही ये क्या है, ये भी उस फ्लेम की तरफ यानी कि उस डिस्ट्रक्शन की तरफ, डिके की तरफ जा रहा है, और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर रहा है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है, खुद ही खुद को तबाह कर रहा है। जिससे मोहब्बत हुई थी उसने भी छोड़ दिया, क्योंकि वो कहती है मैं इस अफेयर को फर्दर कंटिन्यू रखूंगी क्योंकि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स पैदा हो रही हैं और मैं अपने हस्बैंड को और अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। और अब जो है दारू कम्प्लीटली अलोन एंड हेल्पलेस है, और वो एक प्लान सोचता है। क्या कहता है, हम बुटीक को रॉब करेंगे, और ये प्लान बनाता है मुराद के साथ मिलकर, ठीक है। मुराद को कहता है कि हम लोग बुटीक को रॉब करेंगे, और ये उससे और हीरोइन मांगता है। मुराद इसको हीरोइन देने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी ये हीरोइन लेके अगेन ड्रग यानी कि ड्रग का यूज़ करता है। मुराद तो उसको ड्रग नहीं देता, लेकिन वो ड्रग जो है वो लाहौर की गलियों से खरीद लेता है। एंड यहाँ इसके बाद दारू और मुराद क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट रॉबरी के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। अब जब ये रॉबरी के लिए जाते हैं, वहाँ पे जाके सारा पैसा ले लेते हैं, और जो वहाँ पे कस्टमर्स होते हैं उनके जितने भी लाइक पैसे होते हैं, उनकी वैल्यूएबल चीज़ होती है, वो भी उनसे छीन लेते हैं। और जब वहाँ से एक लड़का भागने की कोशिश करता है तो उस टाइम पे जो दारू है वो उस लड़के को शूट कर देता है। बॉय ट्राइज टू एस्केप, दारू शूट्स हिम। फिर इस शूट के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें स्टोरी वापस कोर्ट रूम की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ पे जो जज होता है वो दारू से उसके बारे में सवाल जवाब कर रहा था। तो दारू कहता है ही वॉज फ्रेम्ड। फ्रेम मतलब कि वो गुनाह जो उसने किया नहीं उसके ऊपर उसका इल्ज़ाम लगा दिया गया है। कहते मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है, और कहा जाता है कि इसके बारे में थोड़े से बहुत एविडेंस मौजूद हैं, लेकिन ये हुआ कि केस किस चीज़ का चल रहा है। इसने तो मारा है जी एक लड़के को शॉप से भागते हुए, लेकिन केस किस चीज़ का चल रहा है। ये केस राइट आफ्टर द रॉबरी, जब इसने चोरी की थी बिल्कुल उससे नेक्स्ट डे केस शुरू हुआ था। पुलिस इसको आके अरेस्ट कर गई थी, और ये केस बेसिकली नॉट फॉर द मर्डर ऑफ द बॉय इन द शॉप बट फॉर द कार एक्सीडेंट कॉज्ड बाय ओजी। ठीक है, कि वो जो एक्सीडेंट कार से किया था ओजी ने, और ओजी ने क्या कर दिया था, इल्ज़ाम लगा दिया था दारू के ऊपर
ठीक है, ये वो वाला केस चल रहा है जिसके बारे में ये कहता है कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया है। ओजी ने कहा था ना कि मुझे इस चीज़ पे हैरानगी नहीं हुई कि उसने एक लड़के को मार दिया, जबकि वो लड़का ओजी की कार से मरा था। तो ओजी ने इल्ज़ाम लगा दिया दारू पे। तो ये वो वाला ट्रायल चल रहा है, जबकि जो मर्डर इससे हुआ है, जिसको इसने मारा, उसके बारे में ट्रायल नहीं चल रहा। एनीहाउ जब ये सब कुछ होता है तो मुमताज़ जो है वो ओजी को छोड़ देती है और अपना स्यूडोनिम मंटू यूज़ करते हुए अपना जो काम है उसको कंटिन्यू रखती है, यानी कि एज अ जर्नलिस्ट अपना वर्क कंटिन्यू रखती है और डिसाइड करती है कि जो दारू का केस है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। एनीहाउ ये दारू के केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है और कई ऐसे एविडेंस कलेक्ट कर लेती है, कई टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करती है लोगों से, जो लोग इस केस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ करती है, इन्फॉर्मेशन लेती है और सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके ये दारू की साइड की एक स्टोरी क्रिएट करती है। और दारू अपने प्रिजन सेल में बैठा हुआ उसकी रिसर्च को रीड कर रहा होता है। और ये वही रिसर्च है जो कि हमने स्टार्टिंग पे देखा इस चैप्टर के, सॉरी इस नॉवल के, कि ये एक प्रिजन के अंदर बैठा हुआ है और प्रिजनर को एक गार्ड लाकर एक लेटर देता है। तो जो लेटर था उसमें ये मुमताज़ की हुई रिसर्च थी, ये उसको पढ़ रहा है और इसी के साथ इस नॉवल की एंडिंग हो जाती है। तो आई होप कि आपको इस नॉवल की सारी स्टोरी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आपका सिंगल शेयर हमारे लिए बहुत मैटर करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।